Hi guys, how's everyone? My today's guest is a leader as far as LinkedIn is concerned. He's also a leader in personal branding. He's the CEO of PAFLA, Pakistan's Freelancers Association. He is also an individual who is serving in several capacities globally. Not only that, he's also traveling on a weekly basis. And as if all of this wasn't enough, he's also a tumor survivor. I have Tufail Khan with me. Assalamu alaikum, Tufail. How are you? I'm fine. How are you? Alhamdulillah. First of all, thank you so much for doing this. Thank you so much. Thank you for inviting. I want to start शुरू से. I think आप इतने public appearances और podcasts कर चुके हैं. There's a lot जो लोग आपके बारे में already जानते हैं. But I want to dive a little into, I think, an aspect of your life जो शायद लोग ज़्यादा नहीं जानते. That's your childhood. I think जब पहली मुलाकात हुई थी at Espresso, you told me that from the age of 13 you started writing Dr. Tufail. And वहीं से आपका एक headspace, एक mind space शुरू हुआ था कि I want to be a doctor. बिल्कुल ऐसी है. अब मैंने प्री मेडिकल से स्टार्ट किया था और ख्वाहिश ये थी मेरी भी, घर वालों की भी, कि डॉक्टर ही बनना है. तो मैंने उस ख्वाहिश को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया था कि मैं लिखना शुरू हो गया था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा और मैं MBBS यहाँ से करूँगा, FCPS यहाँ से करूँगा, FRCS करूँगा, ये स्पेशलाइजेशन करूँगा, इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँगा. और रिसर्च करनी शुरू कर दी थी पढ़ाई के दौरान ही कि क्या चीज़ कहाँ से करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर MBBS, जो कि पहली सीढ़ी होती है आपके डॉक्टर बनने के लिए. और देन घर वालों ने कहा कि D फार्मेसी, जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी उस वक्त रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी B फार्मेसी के बाद जी. तो घर वालों ने कहा वो भी एक डॉक्टर ही कहलाता है और वो मेडिसिन का डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है, तो आप वो कर लें. तो एक लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कराची के अंदर वहाँ पे एडमिशन ले लिया और वहाँ तकरीबन 2 साल पढ़ा मैंने और मेडिसिन पढ़ी, समझी, बट मज़ा नहीं आ रहा था. और ऐसा लग रहा था कि यार MBBS ही करना चाहिए था या तो फिर बंदा मेडिकल की फील्ड ही मैं छोड़ दूं. और वही हुआ कि 2 साल बाद जो है मैंने घर वालों से बात की और थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे अब्बू ने मेरी बात सुनी, मेरी बहन ने मेरी बात सुनी और फिर मैंने BBA में एडमिशन ले लिया कराची यूनिवर्सिटी में, मार्केटिंग में. और फिर MBA में ले लिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. आज मार्केटिंग के अंदर ही हूँ मैं. बट एंड ऑफ द डे जब इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स और लिटरली लाइक अ जलेबी लाइफ टेक्स यू राउंड एंड राउंड, वो भी बचपन से जब एक हेड स्पेस होता है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे परसेप्शंस या एक जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या सर्टेनिटी होती है, कुछ तो होगा ना जो इतनी सर्टेनिटी थी पेरेंट्स में कि नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा. और फिर लाइक यू सर आपने अडॉप्ट किया, लेकिन एक बच्चा बिलीव भी करने लगता है एंड देन जब वो एक परसेप्शन इट ब्रेक्स तो वो कुछ इम्पैक्ट आपने ऑब्जॉर्व किया या उसको इट्स नॉट इजी. एक MBBS फिर D फार्मेसी फिर वहाँ से BBA, तो वो हेड स्पेस या वो इमोशनल जर्नी कैसा था? Obviously, you are right, it's not easy. और मैंने शुरू से जो है बिल्कुल अलग तरह से काम किया है, ज़िंदगी गुजारी है. मैंने अच्छी खासी लाइफ अपने ड्राइंग रूम में सो के गुजारी है कि उसी ड्राइंग रूम में मैं पढ़ता भी था, उसी ड्राइंग रूम में पूरे रात मैं पढ़ता था और मेहमान आते थे तो मैं चला जाता था. तो मैंने पूरी ज़िंदगी में स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सारे इवनिंग में किए हैं मैंने. लोग स्कूल जा रहे होते थे, आ रहे होते थे, मैं जा रहा होता था. लोग यूनिवर्सिटी जो है जा रहे होते थे, मेरी इवनिंग की यूनिवर्सिटी थी, लोग आ रहे होते थे, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा होता था 2:30 बजे. तो मैं पूरी रात पढ़ना स्टार्ट हो गया, पूरी रात पढ़ना, तो मेरा स्टाइल चेंज हो गया. फिर आपको पता होगा MCAT और ECAT होते हैं. एक एंटर के बाद आप मेडिकल कॉलेज एडमिशन की टेस्ट की तैयारी करते हैं. तो मैं जब वहाँ एडमिशन लेने गया कि मुझे तैयारी करनी है MCAT की, तो उनसे मैंने कुछ आइडियाज़ ऐसे शेयर किए उस वक्त एज अ स्टूडेंट. उस वक्त जब मुझे मार्केटिंग की अलिफ बे शायद नहीं पता थी कि आप फ्लायर बनाएं, आप प्रेजेंटेशन बनाएं, आप इस तरह से स्टूडेंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो दे ऑफर्ड मी अ जॉब. तो मैं जो है MCAT की तैयारी के साथ साथ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उस
कोचिंग सेंटर में जॉब भी करना शुरू हो गया आफ्टर इंटर। राइट। तो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें मेरे साथ अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती भी गई हैं कि बिल्कुल ही अलग थी मेरे अपने दोस्तों के। अगर मैं कंपेयर करूं तो जैसे आपने बताया कि एमबीबीएस तो नहीं कर सका, फिर डी फार्मेसी भी नहीं किया जी, लेकिन साथ में जॉब उस वक्त करनी शुरू कर दी। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 5,000 रुपये मिलते थे राइट। और जो एडमिशन टेस्ट की फ़ीस थी वो भी मेरी निकल जाती थी, वरना उस वक्त तो बच्चे बिल्कुल ही माँ बाप पे ही डिपेंडेंट होते हैं। यस। और उस दौरान ये जो मैंने 2 साल मेडिसिन भी पढ़ी है तो ये मुझे उस वक्त काम आई जब मुझे एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हुआ। राइट। सो दैट वाज एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, जो कि एक रेयर डिजीज़ थी। देयर इज़ नो एंडोक्राइन सर्जन इन पाकिस्तान। देयर हैज़ बीन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बट एंडोक्राइन सर्जन नहीं है पाकिस्तान में, या इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हर हॉस्पिटल में नहीं होते, इतनी रिसर्च नहीं थी। तो वो जो 2 साल की मेडिसिन की नॉलेज और वो जो पैशन था मेडिसिन का जी, वो मुझे काम आया जब मुझे खुद ट्यूमर हो गया था। यू नो कमिंग टू दिस, क्योंकि यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक होने वाला था कि आई वांट टू नो, यू वर डायग्नोज्ड विथ अ ट्यूमर एट अ वेरी यंग एज, आप अर्ली 30s में थे जी। तो उस वक्त आपको आइडिया था कि कुछ सिम्टम्स या कुछ ट्रिगर्स या बॉडी के कुछ रिएक्शंस या कुछ इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ के ओके, या वो भी लाइक हाउ डिड यू इवन फिगर आउट? ऑब्वियसली सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं थे कि जिससे मैं ये ट्यूमर की तरफ लेके जाऊँ उसे। इट्स अ बिग थिंग, ट्यूमर का नाम सुन के ही इंसान को कैंसर और बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली सिम्टम्स कुछ और थे, पाँव में दर्द होना और पोटेशियम का कम हो जाना, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़त्म हो जाना, हाथ पांव काम ना करना। बट फिर भी शायद मैं सोच रहा था कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका छोटा सा ऑपरेशन होगा या कुछ दवाइयाँ खाऊंगा, मैं स्टेरॉइड्स खाऊंगा, सही हो जाऊंगा। राइट। बट ऑब्वियसली उससे मुझे कुछ ये भी सीखने के लिए मिला कि आपके साथ अगर कुछ होता है तो आप उसकी रिसर्च ज़रूर करें, कंसल्ट ज़रूर करें किसी कंसल्टेंट से, डॉक्टर से। राइट। हमें किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। यस। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ट्यूमर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड का और मेरी बॉडी से एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर दिया जाएगा। राइट। और मेरी बॉडी ज़िंदगी भर एक ग्लैंड पे हो जाएगी। एड्रीनल ग्लैंड शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी ना हो। मैंने भी नहीं सुना। किडनी का सुनते हैं, हार्ट का सुनते हैं, ब्रेन का सुनते हैं, बट एड्रीनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर होता है। 2 एड्रीनल ग्लैंड दोनों किडनीज के ऊपर होते हैं, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड और राइट एड्रीनल ग्लैंड, और ये आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म होता है। राइट। तो वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए या उसमें कुछ इश्यूज हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। राइट। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो रिसर्च अपनी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने बहुत फजल व करम किया, माँ बाप की दुआएं थी, डॉक्टर्स भी मिले, कुछ अच्छे मिले और कुछ लोगों ने बहुत हेल्प भी की। फिर इंटरनेशनली मैं डॉक्टर से कनेक्टेड रहा, मेरी नेटवर्किंग थी, कॉन्टैक्ट्स थे, अल्लाह ताला ने करवाए कि वो उस तरह से मुझे हेल्प करते रहे। मैं यहाँ तक पहुँचा। बट मैं समझता हूँ अगर जो बिल्कुल ही लाइटली लेके इसको इग्नोर करते हैं जी, आपके बॉडी के सिम्टम्स को, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए आज के दौर में। एटलीस्ट बिल्कुल सही आपको कह रहे होम हैं। रेमेडीज़ भी बिल्कुल करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, या आप क्वार्टरली ईयरली आप अपना कोई सीबीसी, कोई ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं कि बॉडी, जैसे हम मोबाइल में देखते हैं, जी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं हम, बिल्कुल। यस। और हमें फिर बार बार वो रिमाइंड भी कराता है मोबाइल यस। कि जी आपने अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया अपने इस वर्जन का। यस। और हमें भी पता होता है, हम बार बार सोचते हैं कि यार वो अपडेट करने से कितने फ़ायदे होंगे। यस। तो उसी तरह से आपकी बॉडी भी मैं समझता हूँ एक मशीन की तरह से पूरे साल दिन भर लगी रहती है, तो हम उसको अपडेट करने का ही नहीं सोचते। Right. और दैट व्हाट हैपेंड कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे दिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे सही हो जाएगी, इसको दिखा लेते हैं, इसको दिखा लेते हैं, और बहुत देर बाद जाके डायग्नोस हुआ कि मुझे ट्यूमर है। इस पूरे प्रोसेस में देयर वाज एन इंस्टेंस, आई नो क्योंकि हम पहले भी कनेक्ट कर चुके हैं, जहाँ आपका ट्यूमर तो डिड गेट सॉर्टेड, लेकिन आपके जो स्टिचेस थे दे बिकेम सेप्टिक, और दैट वाज आल्सो वेरी पेनफुल ऑर्डियल एंड अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर भी एक पूरी चीज़ है, मतलब एक हमें कट लग जाता है,
इट हर्ट्स। तो ये एक स्टिच है, एक टांका है पूरा, जो एक ऑपरेशन के बाद बाकायदा सेप्टिक हो गया था। तो टेल मी लिटिल अबाउट दैट। ऑब्वियसली अब परेशानियां तो बहुत आई और अल्लाह ताला ने उससे निकाला भी। और वही इस पे मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि जब मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मेरे, जिन्होंने मेरा सारा इलाज कराया, डॉक्टर नदीम नाम है उनका। और उन्होंने जब मेरा डायग्नोस किया कि मुझे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है जी। तो उस दिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि डायग्नोस हो गया या अफसोस करूँ कि ट्यूमर डायग्नोस हुआ। राइट। तो उसी तरह से जब मैं उनके पास ये चीज़ लेकर गया कि आपने जो टेस्ट कराया है उसमें तो ट्यूमर आया है और डायग्नोस हो गया, जो इतने साल से 1 साल तकरीबन लग गया था कि डायग्नोस ही नहीं हो रहा था कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था खुश हूँ क्या हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार एक और बैड न्यूज़ ये है कि इसका सर्जन नहीं है, इसका इलाज कौन करेगा। राइट। तो वहाँ से एक और रिसर्च शुरू हो गई हम दोनों की, डॉक्टर नदीम साहब की भी मेरी भी, कि हम इसका ऑपरेशन कहाँ से करवाएं। राइट। और इसको ब्लॉक करने के लिए तो मेडिसिन दे दी उन्होंने मुझे, वो मैंने खानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसका इलाज कहाँ से करवाएं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों पे मैं अगर अल्लाह ताला ने करवाया, बट मैं अगर रिसर्च नहीं करता, राइट। मैं पढ़ता लिखता नहीं, उस चीज़ को खुद नहीं समझता, शायद मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी था, मैं मेडिकल पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर मैं नहीं भी पढ़ता, मैं समझता हूँ कि आप रिसर्च करते तो आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती। लेकिन आपको सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड का ही ट्यूमर नहीं हुआ था, राइट? देयर वाज अनदर ट्यूमर दैट वाज आल्सो डिटेक्टेड। बिल्कुल। एंड वो जब आपने, एक होता है ना व्हेन यू हियर सच वर्ड्स, कैंसर इज़ वन ऑफ देम, ब्रेन ट्यूमर इज़ अनदर वन, इस तरह की चीज़ें, एंड इट्स लाइक अभी एज इफ़ ये सब काफ़ी नहीं था, एंड देन देयर इज़ अनदर रोड ब्लॉक। और इसको रोड ब्लॉक भी नहीं कहते। आई डोंट नो कि उस वक्त ऑनेस्टली क्या कैफियत होती है। दैट्स ओनली समथिंग यू वुड नो कि अभी इतनी पूरी जद्दोजहद इस पूरी ऑर्डियल से आई एम कमिंग आउट ऑफ इट, तो अब ये एक और चीज़ आ गई है। उस वक्त व्हाट वाज द हेड स्पेस? मैं समझता हूँ कि उसके बाद से चीज़ें रुकी नहीं। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर से बात जाने से पहले रिसर्च करूँ, देखूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। और आई वाज थिंकिंग कि मैं शायद फ़ौरन ही हर चीज़ से निकल जाऊँगा, बट सडनली आई केम टू नो कि आपका जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन वो सही नहीं आ रहा, दैट शोज़ के ब्रेन ट्यूमर सिम्टम्स, या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी ठीक शायद काम नहीं कर रहा आपकी ब्रेन में, और उसका ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आ रहा था। ऑल्दो अल्लाह का शुक्र है एमआरआई के अंदर वो रिपोर्ट्स में सही आ रहा था, उसमें कोई ट्यूमर नहीं आ रहा था, एंड स्टिल आई हैव बीन फेसिंग दैट द सेम थिंग। और बट ये कि मैंने बस किसी चीज़ में अपनी विल पावर को नहीं छोड़ा। कोशिश अभी भी मेरी ये है कि अब एक चीज़ हो गई तो अब मैं कोशिश करूँ कि उसकी रिसर्च करूँ, उसको पढ़ूँ, लिखूँ, दो डॉक्टर्स को दिखाऊँ, 3 डॉक्टर्स को दिखाऊँ, 4 डॉक्टर से मशवरा करूँ, खुद उस चीज़ को समझूँ, अपने सिम्टम्स को देखूँ, अल्लाह ताला से मांगूँ कि यार उस बीमारी को मेरी दूर करे। बट अगर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते थे कि कहते थे यार आप इतना ज़्यादा परेशान होते हो, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो मेडिकली, आप इतने टेस्ट कराते हो, इसीलिए आपको ये सब होता है, आप बिल्कुल छोड़ दो। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही फजूल बातें हैं कि आप बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ दें। आपको अभी फीवर होता है, आप पैनाडोल खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ फीवर है। बिल्कुल। कुछ लोग नहीं खाते, वो खुद ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों के सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। कुछ लोगों का पैनाडोल से भी ठीक नहीं होता, वो दूसरी मेडिसिन खाते हैं जी, वो सर दबवाते हैं, वो रिलैक्स होने चले आते हैं, वो सो जाते हैं। कुछ लोग आइसक्रीम खाते हैं। हर किसी की बॉडी अलग तरह की है। आप किसी को ये मशवरा नहीं दे सकते कि यार आप बिल्कुल छोड़ दें। यू नेवर नो उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। सही बात है। अब आपको जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं, डायबिटीज़ में हैं, या आपका बहुत अच्छा HbA1c आ रहा है जी, तो आप आराम से ज़िंदगी गुजारें, आप मीठा खाएं, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, आपका तो HbA1c बहुत अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप वो टेस्ट नहीं करवाएंगे HbA1c का, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको उससे पता चलेगा कि यार आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, आप बॉर्डर लाइन पर आ गए। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें मेरे साथ आती रही हैं, अभी भी आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखूँ कि चलते फिरते खुद जाके टेस्ट करा लूँ,
जी आते जाते ऑफिस से अपने काम से डॉक्टर को भी दिखा लूँ जी और एक डॉक्टर से नहीं 3 डॉक्टर से मशवरा करूँ, खुद जी उसकी रिसर्च करके उसको समझूँ और उसको काबू करने की कोशिश करूँ राइट। और अल्लाह ताला से दुआ करूँ इसके लिए। आपने कहा कि आप ये चलते फिरते करते हैं काम करते वक्त, लेकिन आप सिर्फ you're not even doing an ordinary 9 to 5. You're the CEO and president of PAFLA. That in itself is not a small feat. It's a huge milestone. ख़ास तौर से तब जब बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में भी या पूरी ज़िंदगी में it's overshadowed by there are multiple terminal illnesses. तो हाउ वाज इट कि आप पैफला तक भी एक पहुँचे? ये भी एक पूरा, आई नो इट्स बिन अ जर्नी. आई वांट टू नो अ लिटिल अबाउट दैट आल्सो. देखिए, मैं जैसे आपको बताया था ना, एक अलग ही अल्लाह का करम रहा है शुरू से। और वो हम कहते हैं ना कि यार कुछ चीज़ें आपके लिए आगे लिखी होंगी, आपको पता नहीं है, ऐसा। वो मैं अब जाके उसको कनेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है। आप देखें कि पहली जॉब मेरी करियर की 2009 में एक कंपनी है टेराबिस, उसने फेसबुक पे मेरी पिक्चर्स देख के मुझे बुलाया कि यार आप हमारे पास आके जॉब करें, इंटरव्यू दें आप। तो उस वक्त मैं पर्सनल ब्रांडिंग की पी को भी नहीं जानता था कि ब्रांडिंग क्या होती है। पर्सनल, मैंने एमबीए कर लिया था, ख़त्म होने वाला था, बट पर्सनल ब्रांडिंग, या मैं क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट था तो मैंने ब्रांडिंग मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ लिया था। बट मैं सिर्फ तस्वीरें डालता था और यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट्स करवाता था, तो उसकी तस्वीरें डालता था विदाउट कैप्शन, कुछ लिखे बगैर। तो एक कंपनी के साहब थे टेराबिस के, फेसबुक पे ऐड थे, फैसल नाम है उनका, उन्होंने वो जो देखते रहते थे तस्वीरें, मेरे पास फ्रेंड लिस्ट में भी थे। तो उन्होंने कहा है कि यार कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पोजीशन आई हुई है, इवेंट मैनेजमेंट और कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो तुम इंटरव्यू दो आके। तो मेरी पहली जॉब वो लगी। मैंने वहाँ 6 साल काम किया ऑलमोस्ट। सारा कुछ जो कुछ आज मैं हूँ सब मैंने वहाँ से सीखा। और वहाँ मैंने हर चीज़ सीखी, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, वीडियोग्राफी कैसे करवानी है, वेंडर्स कौन से हैं, कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है। जो फॉरेन ट्रेनर्स हैं वो हम होस्ट करते थे, उनसे बहुत सीखा। खुद ट्रेनिंग कराने का कभी नहीं सोचा, बट ये देखा कि वो ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, कैसे अपना प्लान बनाते हैं, कैसे कंटेंट बनाते हैं, हर चीज़, सेल सीखी, मार्केटिंग सीखी। टेराबिस से मैंने सारा कुछ सीखा। हमजा वसी हाशमी साहब मेरे पहले बॉस, कहते हैं ना आपका पहला बॉस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैकमा भी कहता है पहली कंपनी से मैंने वो चीज़ अब जाके कनेक्ट की है। यार मेरा पहला बॉस, मतलब ऑब्वियसली ही वाज स्ट्रिक्ट, बट उन्होंने जितना सिखाया कि 6 साल मैंने वहीं जॉब की, उसके बाद से शायद मैंने 6 साल कहीं काम नहीं किया। मैंने पहली कंपनी में ही 6 साल काम किया, उसके बाद से मैंने कहीं पे भी 6 साल पूरे नहीं किए कि मैं कहीं केक काटूँ 6 साल का। तो वो स्टार्ट, उसके बाद से अभी जहाँ पे मैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ, ये मुझे अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन से मिली। अच्छा। तो वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ 2009 से, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज मैं बड़े दिल से लोगों को बताता हूँ कि इसका फ़ायदा है, मुझे खुद हुआ है। और ये इब्राहिम अमीन साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे लिंक्डइन से सर्च किया और मुझे उन्होंने ऑफ़र दी कि जी वी वुड लाइक टू हायर यू ऑन बोर्ड यू एज अ प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। और वो सिलसिला, उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उनसे बातचीत स्टार्ट हुई, इंटरव्यूज़ हुए, प्लान डिस्कस हुआ। और इत्तफाक से आप देखें कि इस रोल के लिए ऐसा बंदा ही चाहिए था जो ब्रांडिंग पे काम करे। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का एक ब्रांड बनाए, पैफला के इवेंट्स करे। अब मेरा क्योंकि इवेंट से ही एक्सपीरियंस रहा है जी, पूरी ज़िंदगी मेरा इवेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें फिर इसके अंदर ऐसा बंदा भी चाहिए था जो टीम भी बनाए, ऐसा बंदा चाहिए था जो खुद भी फ्रीलांसर हो या फ्रीलांसिंग को समझता हो, ऑनलाइन डॉलर्स में कमाता हो या कमा सकता हो, उस चीज़ को समझ के दूसरों को एटलीस्ट कन्विंस कर सके कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और पूरे पाकिस्तान ट्रैवल भी कर सके। तो ये सारा कुछ मैं क्योंकि करता हुआ आया था, तो मुझे एक चैलेंजिंग रोल लगा। और मैं रिसेंटली ट्यूमर से बाहर आया था, मुझे 1.5 साल हुआ था। तो मेरी फैमिली या मेरे दोस्त भी मुझे मना कर रहे थे कि यार ऐसी जॉब पे ना जाओ जहाँ इतना काम करना पड़े, ब्रांडिंग इतनी करनी पड़े, इतना अपलिफ्ट करने के लिए ब्रांड को तुम्हें पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करना पड़ेगा। बट
मैंने कहा नहीं यार, मैंने जाना है और मुझे चैलेंजिंग रोल ही लेना है। और मैं फिर इस रोल को, अल्लाह का शुक्र है, इट हैज़ बीन मोर देन 3 years नाउ। अब 3 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस वक्त आता है जब किसी फ्रीलांसर की मैं मदद करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब कोई फ्रीलांसर मेरे लिए कुछ लिखता है या मेरी एसोसिएशन के बारे में जाके कुछ सोशल मीडिया पे लिखता है कि मेरे पैसे किसी बैंक में स्टक हो गए थे, इन्होंने निकलवाए, या मेरा अकाउंट ही नहीं खुल रहा था, फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट US डॉलर में, और इन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैं समझता हूँ कि असल काम मेरा यही है। और अगर मैं ये हर 2 मिनट बाद या हर 2 घंटे बाद ये करता रहूँगा तो मेरी शायद जो रोल पे मैंने एक अहद किया था मैं इस पर कुछ करूँगा एसोसिएशन के लिए, तो आई थिंक मैं मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँगा। राइट, ब्रिलियंट। लेकिन आई डू वांट टू नो कि राइट नाउ यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पे आप बहुत कुछ दे सकते हैं, कम्युनिटी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, आपने कहा बैक टू द नेशन एज वेल, टू द यूथ। बट इससे पहले देयर वाज आल्सो अ जर्नी जहाँ पे आई एम श्योर आपने ऐसी बहुत सी जॉब्स एक्सपीरियंस की होंगी जहाँ पे आपने बहुत सारे वर्क इन्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे लोग, बिकॉज राइट नाउ यू आर एट दैट पॉइंट बट द जर्नी इज़ नेवर ईजी। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, या कुछ डूज एंड डोंट्स, या इफ़ यू वांट टू टेल people who are aspiring या just listening to you कि यहाँ पे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, इनके ऊपर तो कभी नेगोशिएट करो ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपने अलॉन्ग द वे सीखी होंगी? हाँ, देखिए, वैल्यूज़ मेरे ख्याल से आपको जो आपके काम से रिलेटेड हैं वो आपको कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है मैंने कभी काम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चाहे वो दिन रात हो, चाहे वो तबीयत ख़राब हो, चाहे मुझे कोई भी कुछ कहे, चाहे मेरे सीनियर कुछ कहें, जूनियर्स कुछ कहें, अगर आप अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जितनी कामयाबी दी शायद इसी वजह से दी है कि मैं अपने वैल्यूज़ पे काम के लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता। और मैं बिल्कुल भी छोड़ता नहीं हूँ उस चीज़ को अगर वो कंप्लीट ना हो। फिर इस पर सबसे बड़ा रोल लर्निंग का है कि आप बहुत सी दफ़ा, जैसे कि आपके जूनियर्स हैं जी, अब आप अपने जूनियर्स को एज अ बॉस अगर सिर्फ ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने जूनियर्स को सिखाएंगे, आप उसको समझाएंगे, आप खुद सीखेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप उनसे भी शायद सीख लें। अब अमूमन क्या होता है, आप जितनी कंपनीज़ में जाएं, स्पेशली छोटी कंपनीज़ में, अगर वहाँ कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है, एनिमेटर है, तो उनकी तो ट्रेनिंग आप समझें माइनस कर दें आप, ना वो किसी ट्रेनिंग में जाते हैं। उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं लिखा हुआ है छोटी कंपनीज़ ने। और ना वो किसी इवेंट में जाते हैं, ना वो सोशल होते हैं। उनकी लाइफ सिर्फ एक ऑफिस में बंद होती है और उनसे सिर्फ काम करवाया जाता है कि हमें ये बना के दो, हमें ये बना के। मैंने इस चीज़ को चेंज किया, मेरे पास कभी बजट नहीं रहा इस चीज़ का, बट मैंने छोटी कंपनीज़ में भी कोशिश की, मैंने अपने बॉस से सीखा, कुछ बॉसेस से। और मैं एक सीनियर डिज़ाइनर को अगर जानता हूँ तो मैं अपने डिज़ाइनर की उससे बात करवा देता था, इसको थोड़ा सिखा दो। मैं उसके कुछ इमेजेस उस सीनियर डिज़ाइनर को भेज के कुछ इनपुट लेके उसको दे देता था। फिर मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग ऐसी की कि मैं क्रिएटिव्स इतना ज़्यादा देखूं दुबई के, सिंगापुर के, कि वहाँ के डिज़ाइनर्स कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे बनती हैं, थंबनेल्स कैसे बनते हैं। मैं खुद दुबई ट्रैवल करता हूँ तो मैंने यूट्यूब की कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर ली। तो वो आके मैं अपने वीडियो एडिटर को बताता था। एटलीस्ट अगर वो नहीं कर सका तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँ। तो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग का जो पार्ट है, इवन कि ट्रेनिंग कंपनीज जो हैं वो ट्रेनिंग दूसरों को कराती हैं, अपनी नहीं करती। वो ट्रेनिंग दूसरों को कराएंगी, अपनी टीम की ट्रेनिंग कभी नहीं करवाएंगी। उनकी टीम के लोग घूमते रहेंगे इधर से उधर, काम करेंगे, लेकिन कभी बैठ के सुनेंगे नहीं कि क्या बात हो रही है। लेकिन वो मुझे और आपको सेल ये करेंगे, यार ट्रेनिंग ले लें आप 50,000 रुपये की और आपको इससे इतना फायदा होगा। एक्चुअली यू आर वेरी राइट जी, ये हकीकत है। मैं इस पे बहुत सी दफ़ा एक एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैं गया, बहुत पहले की बात है ये। तो उस ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैंने देखा 8 से 10 लोग बैठे हुए हैं होटल में। तो मैंने देखा बहुत कम लोग हैं, ऑब्वियसली 8-10 लोग। और ट्रेनिंग का जो टॉपिक था उसका नाम था हाउ टू इंक्रीज सेल्स। राइट।
तो अब आप देखेंगे जो इंसान ये पढ़ाने जा रहा है कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स, वो अपनी ट्रेनिंग की सेल्स नहीं कर सका और उसकी खुद की ट्रेनिंग में 8 लोग बैठे हैं। तो आज पाकिस्तान में डायलेमा यही है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, और जो जिसको पढ़ाना है वो पढ़ रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ा रहा है, और जो आवाम है वो सारी सिर्फ वीडियोस देखने में लगी है। वो एक वीडियो देखते हैं, दूसरी वीडियो देखते हैं, फिर तीसरी वीडियो देखते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं और फिर कोई और काम शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अब आज डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा फ़ायदा, हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू कर दी। किसी को देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत कमा रहा है, कल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे। फिर ट्रेनिंग, जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी ना, इंसान अपने आप को ट्रेन, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं कोई चीज़ खुद पढ़ूँ तो पहले। अगर मैं डिज़ाइनर को ये कह रहा हूँ कि यार ये क्रिएटिव सही नहीं है, किस बेसिस पे कह रहा हूँ? क्या मेरी इतनी नॉलेज है? क्या मैं इतने क्रिएटिव्स देखता हुआ आया हूँ कि मैं उसको नॉलेज दूँ कलर पैलेट पे, उसको फॉन्ट पे, फैमिली पे? मैं कैसे इनपुट दूंगा? मैं बॉस बन गया हूँ इसलिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको देखने ही नहीं चाहिए वो क्रिएटिव अगर आपकी खुद की नॉलेज नहीं। अगर आप उस बच्चे को भी ट्रेन नहीं करवा सकते कहीं से, आपने इवन कि मैं समझता हूँ जो आपका पियोन है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम इन सारे लोगों की पाकिस्तान में तो ट्रेनिंग नहीं होती। मैंने बहुत कंपनीज देखी हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड, पियोन, भाई एक पियोन जो है वो पियोन कैसे मैनेज करता है? मतलब उसको किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? उसका टीएनए कोई नहीं करता क्या? उसको क्या मतलब उसका वर्क लाइफ बैलेंस क्या? मतलब उसी ऑफिस में जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पे ट्रेनिंग हो रही होगी, बंदा चाय लेकर आ रहा होगा, उसका बिगड़ा हुआ होगा वर्क लाइफ, हमें उसका ख्याल नहीं होगा कि यार वो बंदा जो अभी हमें चाय रख कर गया है, उसकी फैमिली क्या कर रही होगी, उसका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। हमारी तो आज 8 बजे तक रात में मीटिंग चल रही थी, हमने उसको रोक लिया, लेकिन शायद उसकी आज बेटे की लास्ट डेट हो, उसको फीस जमा करवानी थी आज, उसके घर में कोई नहीं था। मतलब उसी ऑफिस में जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की कोई शायद ट्रेनिंग चल रही थी, वो बंदा चाय पिला रहा है हमें, हमने ये नहीं सोचा उसका क्या, हमें तो बस ये कि उसकी तनख्वाह मिल रही है। तो मैंने देखा है कि जितनी कंपनीज में मैंने काम किया है, छोटी बड़ी, हम अमूमन बिल्कुल एक टेयर को उड़ा देते हैं, बॉस बनना शुरू कर देते हैं और अपनी हर चीज़ किसी पे लागू करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पे हमें खड़े हो जाना चाहिए अपने वैल्यूज़ के आगे, और हमें देखना चाहिए हम भी गलत ना हो। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी किसी कंपनी में बता रहा हूँ तो मेरे पास उसकी लॉजिक, रिसर्च, मशवरा, अपनी इसी फील्ड से ऊपर के वो सब मौजूद हो, फिर आप खड़े हों। ऐसा भी नहीं है कि आप एक डिक्टेटर बन जाए बिल्कुल कि जी नहीं मैंने कह दिया ऐसे ही होगा। आपके पास उसकी लॉजिक होनी चाहिए, आपके पास उसकी बैकिंग होनी चाहिए, फिर आपकी टीम भी खिलाफ हो जाए आपको करना चाहिए, या आप जॉब ही छोड़ दें। दैट्स व्हाट आई डिड इन माय करियर, कि आप जॉब छोड़ दें फिर अगर आपको जी समझ में नहीं है, लेकिन आप दिल से तो करें। अगर आप इतवार की रात से काम नहीं करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप इतवार की रात को आपके पास पीर का प्लान नहीं है मंडे का, और आपका ये सोच रहे हैं यार सुबह मंडे को ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आपको जॉब छोड़नी चाहिए वो जहाँ आपका दिल नहीं चाहता मंडे को जाने का। क्योंकि आप देखें ना, अगर आपका अपना काम होगा तो आप हर दिन सोच रहे होंगे यार मैं और कर लूँ मजीद कुछ, मैं और किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ। लेकिन आप अपनी जॉब पे कोशिश करेंगे 6 बज जाए मैं दुकान बंद करूँ और घर जाऊँ। और इतवार के दिन आप ये सोच रहे होंगे यार ये मंडे को कोई छुट्टी आ जाए। ये सब स्कूल्स में होता था कि हम सोचते थे हड़ताल हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, 2 दिन का ऑफ मिल जाए, बिल्कुल ईद जो है इस टाइम पे आ जाएगा, 4 दिन का एक साथ ऑफ मिल जाए। लेकिन जब आप काम पे होते हो और आपका इवन कि मैं जॉब पर हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है इस एसोसिएशन को मैं उठा के पूरी दुनिया में ऊपर कर दूँ। गूगल इसका पार्टनर रहा है इन 3 सालों में, गूगल ने फंड किया है। तो इंटरनेशनली मैं इसको लेके जाऊँ, मैं ये नहीं सोचता मैं एम्प्लॉय हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने वैल्यूज़ की बात की, अगर आप किसी जगह पे मान आप 3 दिन काम करें, वो 3 साल के बराबर होना चाहिए। वो 3 दिन आपके वार्म अप में ना गुजरें। क्या आप 3 दिन जा रहे हैं तो रास्ता देख रहे हैं आप पहले कि ये ऑफिस का रास्ता कहाँ है, आप सलाम दुआ कर रहे हैं सबसे, और आपकी जो पार्टीज़ हो रही हैं, और फिर ये ट्रेनिंग दी जा रही है भाई ये है ये डिपार्टमेंट, ये 3 दिन इसी में गुजर रहे हैं। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अगर आपने जॉब छोड़ी तो कहें यार 3 दिन क्या काम किया था इसने।
3 महीने क्या काम किया था, वो इतना बराबर होना चाहिए। आपकी कोई स्ट्रैटेजी, कोई आपका कैंपेन, कोई आपका वर्क स्टाइल, कोई आपके एथिक्स, टीम बिल्डिंग, एनीथिंग। राइट। अगर आप 3 महीने भी प्रोबेशन में ऐसे ही गुजार देते हैं, बिल्कुल हनीमून पीरियड में, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यू नो, आप यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, लेकिन जब ऐसा पर्सपेक्टिव होता है या ऐसा नज़रिया होता है तो एवरीवन डजंट बीट टू दिस ट्यून, राइट? बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सोच भी रखते हैं। ऐसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट बहुत देखते हैं, बट यू आर समवन हु इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल, बिकॉज दैट्स हाउ यू रीच टू दैट पॉइंट। लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस भी बहुत मुख्तलिफ रहे हैं, बहुत डिफरेंट, योर बैटल्स आर वेरी डिफरेंट। बट ऐसी सिचुएशन में everyone is also not a friend. In fact, बहुत दफ़ा people who are friends, वो भी they want to disassociate कह लें या distance कह लें कि नहीं समझ नहीं आ रही, क्योंकि सोसाइटी एक तरह चलती है ना, नैरेटिव एक है, everyone talks the same way, everyone walks the same way. How has that been? क्योंकि I'm not going to, मतलब मैं मान नहीं सकती ना कि ऐसे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जब इस तरह कोई इंसान बात करता है तो आपके बहुत बैटल्स, बहुत एक सख्त फेजेस रहे होते हैं, तब जाके आप इस तरह, कोई पीएन के बारे में नहीं सोचता जो हकीकत है, कोई सिक्योरिटी गार्ड के बारे में नहीं सोचता, दैट्स अ फैक्ट। किसी ने आज तक, आई वर्कड फॉर सो मेनी ईयर्स, कभी ऐसा जिक्र तक नहीं किया। तो अगर आप ये बात बोल भी रहे हैं तो आपका एक सोचने का पर्सपेक्टिव होगा, एक नज़रिया होगा, एक नैरेटिव होगा। तो देन पीपल आर नॉट, एवरीवन इज़ नॉट योर फ्रेंड ऑल्सो ना, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसमें बहुत जिगर चाहिए, बहुत करेज चाहिए ये सब बोलने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। एक तो होता है ना, आपने बोल दिया, आके कहीं बोल दिया, चले आप यहाँ आए, आपने बोल दिया। एक होता है आप कर भी रहे होते हैं। देखिए वही वैल्यूज़, अब मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पर वो साहब बता रहे थे कि एक गांव में एक अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। एक बंदा गया शहर से जाके लाइट लेकर आ गया, तो पूरे गांव में उसके घर में लाइट जलने शुरू हो गई। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि पूरे गांव वाले मिल के उसकी भी लाइट बंद कर दें, ठीक है, उसके घर में भी अंधेरा कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे गांव वाले उससे सीखें और अपने घर में भी उजाला करें। तो अब आप, जब ये चीज़ आपके जहन में होगी कि यार, मतलब अब देखें ना कि मैं जब ट्यूमर से भी निकला हूँ, तो मैं निकला भी ऐसे हूँ कि मैंने ट्यूमर से पहले लम्स के अंदर अपने वालिद साहब से कहा था कि फ़ीस जमा करा दें, अगर मैं बच गया तो मेरे ख्याल से आईसीयू में मैं होऊंगा उस वक्त, और मेरा एक कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का, तो आई विल बी स्टार्टिंग दैट। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यूँ देखा कि, मैंने कहा क्या आपको लग रहा है मैं नहीं बचूंगा? तो अब्बू ने कहा नहीं, मैं फ़ीस जमा करा दूँ। मैंने कहा जमा करा दें। डिस्काउंट था, एक प्रमोशन आई हुई थी लम्स की, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरे प्लान में था, मुझे करना है। एंड कैन यू बिलीव कि मैं आईसीयू में विद सो मैनी स्टिचेस ऑन माई एब्डोमेन, मैंने आईसीयू से वो कोर्स स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं करूँगा क्या वहाँ बैठ के आईसीयू में अगर मैं बच गया। मुझे तो बोलने की आदत है, घूमने की आदत है और लोगों से मिलने की। वहाँ पे क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सख्ती भी थी, कोविड भी बिल्कुल एंड पे था, तो लोगों को इतना मिलने भी नहीं दे रहे थे मुझसे। तो मुझे सब चीज़ें पहले से पता थी कि यार मैं बोर होता रहूँगा, मोबाइल से क्या करता रहूँगा इतना, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। एक कोर्स आ रहा है तो स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी पिक्चर से, मेरी तस्वीरों से या मेरे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव होने से मजाक उड़ाते हैं। मतलब मैं बहुत सी दफ़ा ऐसा देखता हूँ कि कहीं जाऊँ तो वो कहते हैं यार तस्वीर नहीं लगाना मेरी, मतलब मैं बैठा ही नहीं हूँ वो डर जाते हैं कि यार मेरी तस्वीर ना लग जाए, यार वो ज़रा मैं बता कर नहीं आया हूँ घर में। तो मैं इसको बुरा नहीं लगा, मुझे तो खुशी होती है कि यार मेरा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है कि कोई बंदा मुझे या तो ये कहता, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कहते हैं यार तस्वीर ज़रूर लगाना, आपने तस्वीर नहीं ली मेरे साथ। तो वही जो गांव वाली मैंने आपको एग्जांपल दी कि या तो लोग आपकी वो लाइट बंद करने की कोशिश करेंगे, आप अपना काम करते रहें, या तो आप उनको सिखा पाएंगे कि वो भी करें। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना फजल किया है, इतना करम किया है कि मुझे देखते हुए मैं लोगों को गिनतियों के साथ जानता हूँ उन्होंने लिंक्डइन स्टार्ट किया है। वो लिंक्डइन पे थे ही नहीं,
वो लिंक्डइन की ब्रांडिंग नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग से आज फ़ायदा हुआ है। मैं सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे लगाता रहता हूँ कि लोग, मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग मेरी रील्स पे जाके कमेंट करते हैं हमने आपको देख के पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की। तो ये ऑब्वियसली ये असल आपका इनपुट है कि मैं अगर आउटपुट दे रहा हूँ तो मुझे इनपुट ये चाहिए। मुझे इनपुट फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे इनपुट सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, या मुझे कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए मेरी। मैं तो कोर्स बेचता ही नहीं हूँ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो इनपुट आता है, आप यकीन करें, अगर आप मेरे स्टेटस देखें या फेसबुक की स्टोरी या लिंक्डइन देखें, मैं कंटिन्यूसली ऑन अ वीकली बेसिस में सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर लगाता हूँ। जो मुझे खुशी होती है कि मैंने किसी फ्रीलांसर की मदद की, या मेरी कोई रील देख के कोई बंदा पर्सनल ब्रांडिंग पर आ गया, कोई बंदा लिंक्डइन पर आ गया, कोई बंदा ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इतना कुछ है दिखा नहीं पा रहा था, उसने कुछ टिप्स देखी, कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ी और वो करना शुरू हो गया। तो मैं खुद अपने आप को, वो जय शेट्टी कहता है कि यार आप फीडबैक जो है, जो पॉजिटिव है वो ले लें और जो नेगेटिव है आप उसको इग्नोर कर दें। तो यही मुझे भी करना होता है कि चाहे वो कंपनी के अंदर हो, चाहे वो कंपनी के बाहर हो या सोशल मीडिया पे हो, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो मैं लेता हूँ, नेगेटिव फीडबैक को मैं इग्नोर करता हूँ और अपनी वैल्यूज़ पे मैं डटा रहता हूँ। उसके साथ बैकिंग होती है। अगर बैकिंग नहीं तो ऑब्वियसली आई शुड लर्न एज वेल। You know, there's one question I ask quite a few guests who've come here, and आपकी जो जर्नी रही है, that's one thing I definitely want to ask you, क्योंकि आपकी जर्नी इस तरह की रही है, that if you honestly had a chance to go back to your younger self, क्योंकि तब तो आपने सोचा था डॉक्टर तुफैल खान, right? आपका बचपन ही like what 13-14 थे आप जो हमारी पहली ज़्यादा होगा थोड़ा सा, 15-16, like you know, एक वो thought process लेके, but today एक totally 360 degrees multiple times, not even once, like पूरा full circle आए आप. So what would you say to your younger self? I think मैं समझता हूँ मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया है बहुत टाइम ज़ाया किया है मैंने, मतलब स्टिल मैं सोचता हूँ कि बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं बहुत 2000 आई थिंक बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे बहुत ही 4 साल हुए होंगे बोलते हुए। मैं तो एक खामोश सिपाही रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी भर चुप रह के गुजारे, मतलब मैंने बोला ही नहीं। मैंने स्कूल में अटेंडेंस नहीं बोली कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग हंसेंगे, तो अटेंडेंस अपने दोस्तों को बोल दे, यार ज़रा तुम मेरी अटेंडेंस तो बोल दो, मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है इतनी। और सबसे आगे बैठना शुरू कर दिया, सवाल पूछ सकूं, पीछे बैठ के आवाज़ फटेगी, अजीब सी लगेगी, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। सेम हैपेंड इन कॉलेज, सेम हैपेंड इन यूनिवर्सिटी एज वेल, कि या तो सबसे आगे बैठना है और कुछ पूछना है। अगर पढ़ने लिखने में तो मैं बहुत तेज़ था माशाल्लाह से, पढ़ता लिखता बहुत था, या तो सबसे आगे वाली सीट ले के सवाल पूछना है, या तो पीछे बैठ के खामोश रहना है। फिर वही चीज़ पहली जॉब पर भी हुई कि प्रेजेंटेशन नहीं देनी, पीछे भागना है, जहाँ बोलने का मौका आए तो सबसे पीछे हो जाना है। या इवन कि मैं आपको बताऊं कि घर पे मेहमान आते तो सलाम करते हुए सोचता था कहीं जाके छुप जाऊँ, सलाम ना करना पड़े। तो मेरे वालिद साहब इतने सख्त थे, वो कहते थे, बुलाते थे, आवाज़ देते कि यार सलाम करने। और मैं आज अपने बच्चों के साथ भी अब्बू को फॉलो करता हूँ कि मैं जैसी कोई आता है मैं अपने बच्चों को आवाज़ें दे के बुलाता हूँ कि सलाम करो सलाम करो। तो अब्बू आवाज़ देते थे तो मैं सोचता था जल्दी से सलाम करके निकलूँ वहाँ से। और वही चीज़ जो है ना ऐसी होती थी कि अगर कहीं पे मैं खड़ा हुआ, कभी अमूमन होता था ना किसी गैदरिंग में, अच्छा जी अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं, तो जब पहला इंट्रोडक्शन होता था मैं सोचता था कैसे यहाँ से कटूँ, मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊँ कि मेरे पास माइक ना आ जाए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कम्प्लीटली आई चेंज माई सेल्फ। मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया, मैंने अपने कंटेंट पे काम किया। मुझे कुछ बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है और होना चाहिए, फॉरगेट अबाउट योर वॉइस। वो एक दिन जो मैंने वो सुना है, उस चीज़ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है। और मैंने अपने कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने आज तक उसी पे काम किया, मैंने अपने आप पे काम किया। अगर मैं अपने आप पे काम नहीं करता, सिर्फ दिखाना चाहता लोगों को, तो शायद मैं भी दिखा तो देता लोगों को, और शायद मैं झूठ बोल रहा होता, तो मैं तो शुरू से कॉन्फिडेंट था
और मैं तो उस पर काम ही, मैं दूसरों के बजाय सबसे पहले अपने ऊपर काम किया। लोग अमूमन कोशिश करते हैं दूसरों पे काम करना शुरू करते हैं, दूसरों को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। मैं अपने ऊपर आज भी काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं समझता हूँ कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग पे, बोलने पे बहुत ज़्यादा और काम करना है। बट अल्लाह का शुक्र है आज शायद हमारा 23rd पॉडकास्ट है मेरा ये, और 40+ मेरी मीडिया एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग वॉइस ऑफ अमेरिका, DW जर्मनी, यानिक मीडिया, लबनान न्यूज़, डॉन एक्सप्रेस, मतलब 40+ तो मेरी मीडिया एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं। और ये सारा कुछ इसीलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने करवाया। मैं तो बहुत ही छोटी चीज़ हूँ, माँ बाप की दुआएं कि ये अपने ऊपर काम करके आया है। अगर अपने ऊपर काम नहीं करता, उस वीकनेस को पकड़ता नहीं और उस वीकनेस पे काम नहीं करता डीप जाके, तो शायद अभी मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, मैं अपनी स्टोरी भी नहीं बता पाता आपको। मैं उससे भी शर्माता, अपनी स्टोरी नहीं बता पाता आपको। Thank you so much, Tufail. Honestly, this was such I think a very transparent and an authentic version of yours. I don't know कितने लोगों को ये story पता है, but thank you so much for sharing it. Thank you for inviting. बहुत मज़ा आया आपके साथ। Thank you, same, likewise. Done. Thank you so much, guys. I think this was an episode where I was doing most of the listening, and I did not regret it for even a second. It was absolutely wonderful. मज़ा आया आप लोगों को? बोर तो नहीं हुए आप लोग? नहीं.